हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या नियम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के नियमों के बारे में। देखिए, हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक रसायन आपस में अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए रसायन का निर्माण करते हैं, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। और जब रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं जिसके तहत हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला है, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, आपको पता है। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक और दूसरा उत्पाद। देखिए, जिन पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होती है उन्हें कहते हैं हम अभिकारक, और जो बनता है रिएक्शन के फलस्वरूप उसे कहते हैं हम उत्पाद। और जो ये तीर का निशान होता है वो ये बताता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों में अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद बन रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जैसे हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बना, 2MgO। यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक। दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि उत्पाद। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अगर आपको इस एग्जांपल से समझ में नहीं आए, आपको लग रहा हो कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए कि जैसे कि आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए दूध चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, इसके अलावा आप अदरक वगैरह जो कुछ भी मसाला डालना चाहें वो चाहिए। तो इन सब पदार्थों को आप आपस में मिलाते हैं और मिलाकर क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो ये जो सामान आपने लिए थे चाय को बनाने के लिए वो तो कहलाएंगे अभिकारक, और इन सबको मिलाकर जो आपने बनाया यानी चाय बनाई वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया हुई। एक तरीके से हम रासायनिक समीकरण को देखें तो आपने देखा होगा कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक लाइट देखी होगी आपने। ट्रैफिक लाइट पर जैसे कि रेड सिग्नल होता है तो आप अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि रेड सिग्नल को देख करके अब हमें रुकना है। जैसे आप ग्रीन सिग्नल को देखते हैं तो ऑटोमेटिक आप समझ जाते हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है। कोई आपसे कहता थोड़े ना, केवल आप सिंबल देखकर, प्रतीक देखकर समझ जाते हैं कि आपका इंस्ट्रक्शन क्या, आप अपने आप आपको समझ में आ जाता है। तो इसी तरीके से यहां पर हम जो अभिक्रिया है उसको किसके रूप में लिख रहे हैं, सिंबल के तौर पर। अगर अब अभी हम इसको लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब हमने यार समीकरण के रूप में सिंबल लिख दिए और डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बना उसका नाम लिख दिया, तो ये सुलभ हो गया हमारे लिए। तो ये कहलाती है रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसमें जो अभिकारक होते हैं, क्या होते हैं, अभिकारक, उनको लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरफ, और जो उत्पाद बनता है उसको लिखा जाता है राइट हैंड साइड पर इस तरफ। यानी दाएं तरफ लिखा जाएगा उत्पाद को और बाएं तरफ लिखा जाएगा अभिकारक को। यानी अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम, जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं उसे हम बैलेंस्ड करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ये तीसरा नियम है, संतुलित किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो देखिए, जब भी आप कोई रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसको बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है।
किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितने परमाणु किसमें होंगे? अभिकारक में होंगे, उतने ही परमाणु किसमें होने चाहिए? उत्पाद में। तो इस कारण से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों किया जाता है, ये तो हमने समझ लिया। अब किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। चौथा नियम है कि भाई अब रासायनिक समीकरण को हमें बैलेंस तो करना है, लेकिन कौन सी विधि से करना है? तो हम यहां पर विधि यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, आप पहले एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहां पर एक समीकरण लिखी H2 प्लस Cl2 HCl, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। देखिए यहां पर हाइड्रोजन को देखिए, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन कितने? 2। अब उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये कितना है? 1। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन। यहां पे क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितने? यहां पर 2, यहां पर क्लोरीन कितने? 1। तो क्या ये समीकरण बैलेंस है? नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन 2-2 है, जबकि यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन 1-1 है। तो इस तरह की समीकरण कहलाती है कंकाल समीकरण। क्या कहलाती है? कंकाल समीकरण। अब इस समीकरण को बैलेंस किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? जैसे कि आप मार्केट में कपड़े खरीदने गए, तो आप जब किसी शॉप में जाते हैं तो अपने लिए कपड़े देखते हैं, तो अलग अलग तरह के कपड़े आप जो है ट्राई करके देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे के सारे जो ट्राई किए हुए कपड़े होते हैं उनको खरीद कर ले आते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, आप उसे परचेज करके लाते हैं। तो इसी तरीके से आपको इस समीकरण में जो है अंकों का प्रयोग करना है और इस समीकरण को क्या करना है? बैलेंस करना है। आप ट्राई कर करके देखेंगे कि भाई यहाँ पर 2 लगाया जाए, 3 लगाया जाए, जिससे कि इधर वाले परमाणु और इधर वाले परमाणु बैलेंस हो जाए। ये तरीका कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लगा दूं 2, जैसे मैं यहाँ पर 2 लगाता हूं तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी। कैसे? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगाया पूरे के पूरे कंपाउंड के आगे, तो ये 2 दोनों के लिए काउंट होगा। यानी अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। हम यही तो चाहते थे, हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे, क्लोरीन भी हमारे पास 2 थे, और 2 लगाते हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए और इधर क्लोरीन भी 2 हो गए। यानी कि समीकरण हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब देखिए हम कुछ नियम पढ़ते हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम हमने पहले समझा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। बिल्कुल हमें पता है, जब हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो वह क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। दूसरी बात देखिए, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। और परिवर्तन के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। ठीक है। देखिए यहां पे एक उदाहरण दे रखा है, जिंक की अभिक्रिया किससे कराई? सल्फ्यूरिक अम्ल से, और क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखिए ये हमने लिया जिंक और ये लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और दोनों की आपस में रिएक्शन की तो बना जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक और H2SO4 क्या हुए? अभिकारक, और जो बना यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को कहां लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी अभिकारक होंगे वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाएंगे और जो उत्पाद होंगे वो लिखे जाएंगे राइट हैंड साइड पर। चौथी बात देखिए, अभिकारक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर रखी जाती है और ये समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित समीकरण। और यहाँ पे किसका नियम लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण का। देखिए एक समीकरण लिखी हुई है, अब आपको ये देखना है कि ये समीकरण बैलेंस है या नहीं है। देखिए पहले आप अभिकारक को देखिए,
यहाँ पे अभिकारक में एक एक अभिकारक को आप यहाँ लिख लीजिए, एक एक एलिमेंट को। यहाँ पर जिंक कितने, एक, जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है वो एक कहलाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, दो, या हाइड्रोजन हो गए आपके दो। यहाँ पर एस सल्फर कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितना है, चार। ये वाले हमने लिखे अभिकारक वाला भाग। एक तरफ हम लिखते हैं उत्पाद वाला भाग, जैसे कि जिंक, यहां पर जिंक कितना है, एक, सल्फर कितना है यहां पर, एक, ऑक्सीजन कितना है, चार, और हाइड्रोजन कितना है यहां पर, दो। देखिए यहां पर जितने एलिमेंट है उनमें जो परमाणु है वो प्रोडक्ट वाले भाग में बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे जिंक एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो है, सल्फर यहाँ पर एक है, सल्फर यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर भी चार है। तो यानी कि ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर रही है, पालन कर रही है। ठीक है, निम्न समीकरण में दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए समीकरण कौन सी है, संतुलित समीकरण। आगे देखिए, यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है। अब आपको इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या करना है, बैलेंस करना है। कौन से मेथड द्वारा, हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। देखिए इस समीकरण को मैं यहां लिख देता हूं, Fe की अभिक्रिया H2O से कराई गई और क्या बना, Fe3O4 प्लस H2। देखिए अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा, मैंने आपको बताया था ना हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके द्वारा आप बैलेंस करेंगे। देखिए यहां पर Fe कितने, एक, यहां पर Fe कितने, तीन, यानी मैं अगर यहां पर तीन लगा देता हूं तो यहां पर भी Fe के कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर Fe लगा देता हूं, तीन। अब यहां पर Fe तीन हो गए, यहां पर भी Fe कितने हैं, तीन है। ठीक है, अब यहां देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, चार, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, ओके आगे कुछ नहीं लगा हुआ यानी एक। अब देखिए मैंने यहां पर अगर चार लगा देता हूं तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, चार लगाया ना, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, चार, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ, क्योंकि पहले हाइड्रोजन का एक सेट तो था ही सही, H के नीचे 2 लगा हुआ है और आगे 4 लगने से 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 8। यानी अब यहां पर ऑक्सीजन तो 4 हो गए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। देखिए उधर ऑक्सीजन तो 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को 8 करने के लिए आप क्या करेंगे, वही हिट एंड ट्रायल मेथड, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, 4, 4 दूआ 8। अब देखिए यहाँ पर Fe कितने हैं, 3, यहाँ पर Fe कितने हैं, 3, बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 इंटू 2 8। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, ये आगे वाला काउंट होगा, ठीक है, ये एक है तो ये आगे जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हमने इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को क्या किया, बैलेंस किया। देखिए अभी हम बैलेंसिंग के बारे में अभी विस्तार से समझेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं उसमें एक तरफ अभिकारक लिख दिया, एक तरफ हमने उत्पाद लिख दिया, बीच में तीर का निशान लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ हम उस समीकरण में यह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हम अभिकारक काम में ले रहे हैं उनकी अवस्थाएं क्या है। देखिए यदि हम जो अभिकारक ले रहे हैं वो अगर ठोस अवस्था में है, यानी सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। किससे, एस से। ठोस मतलब सॉलिड, ठोस का मतलब सॉलिड, इसलिए हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, एस से। यदि हमारा अभिकारक या उत्पाद, दोनों की बात हो रही है यहां पर, द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। क्यों किया एल से रिप्रेजेंट, क्योंकि द्रव को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। यदि हम जो अभिकारक या उत्पाद काम में ले रहे हैं वो अगर गैसीय अवस्था में है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, जी। अगर हमारा अभिकारक या उत्पाद क्या है,
गैस है, गैसियस फॉर्म में है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, जी। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है, यदि हमारा अभिकारक या उत्पाद जलीय अवस्था में है तो हम उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यू, यानी एक्वस। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया में उनकी अवस्थाओं को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पर ये एफ ई है, क्या है ये, एफ ई, आयरन। यहां पर आयरन की अवस्था लिखी हुई है, यहां पर एस लिखा हुआ है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में। यहां पर H2 है, यह कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। इन दोनों की रिएक्शन से जो बना Fe3O4, यहां पर कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। और जो हाइड्रोजन निकला है, यानी गैस जो निकली है, वो कौन सी अवस्था में, जी, यानी गैसीय अवस्था में। ठीक है, आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते हुए हम जो समीकरण लिख रहे हैं उनमें यह भी मेंशन करते हैं कि ये समीकरण जो है ये किन परिस्थितियों में लिखी गई है, यानी जो अभिक्रिया हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई है। देखिए यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया, सीओ की अभिक्रिया, सीओ की अभिक्रिया किससे कराई गई है, H2 से। किसकी प्रेजेंस में, यहां पे लिखो, यहां पे लिखा हुआ, यहां पे गौर करना है आपको, 340 ATM, ये क्या है, प्रेशर यानी दाब। इतने दाब पर यह अभिक्रिया कराई गई है। तो तीर के निशान पर जिस कंडीशन में अभिक्रिया हो रही है उसे भी मेंशन किया जाता है। और क्या बना, CH3OH। देखिए ताप दाब उत्प्रेरक, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के या तो आप ऊपर लिखेंगे या फिर नीचे लिखेंगे। दूसरी रिएक्शन देखिए, ये इस वाली रिएक्शन को आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है समझिएगा। जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है। अब आपको पता है ये होती है जड़, ये होता है तना और ये होती है पत्ती, ठीक है। अब पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करती है, पत्तियां। तो पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या है ये, छोटे छोटे छिद्र है। तो यहां से पत्तियां क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा से अंदर ले लेती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पत्तियों को इनके छिद्रों से प्राप्त होगी। रही बात, इसको चाहिए H2 यानी पानी, तो जड़ों में हम पानी डालते हैं, सही करते हैं। तो पत्तियां जड़ों से पानी को ऊपर की ओर खींच लेती है, तो इसको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, H2। यानी पत्तियों में CO2 भी आ गया और H2 भी आ गया। यानी अब यहाँ पर CO2 और H2O आपस में क्या करेंगी, रिएक्शन करेंगी। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, और पत्तियों में एक वर्णक होता है क्लोरोफिल। इन दोनों की प्रेजेंस में क्या करेंगी, रिएक्शन करेंगी। और किसका फॉर्मेशन करेंगी, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, इसके अलावा H2O यानी जल, और इसके अलावा क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए आई आपको बात समझ में। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ने क्रिया करी जल से, किससे क्रिया करी, जल से। किसकी प्रेजेंस में की, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। यही तो पढ़ना था हमें, तीर के निशान के ऊपर जिनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया हुई है उसको हमने यहां पर दर्शा दिया। और क्या बना, वो ये प्रोडक्ट बना। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर आपको एक समीकरण दे रखी है, देखिए NaOH प्लस H2SO4 और फॉर्मेशन हो रहा है Na2SO4 और जल का। देखिए ये कंकाल समीकरण है। कैसे, देखिए यहां पे Na है, कितने हैं यहां पर, 1, और यहां पे Na सोडियम कितने, 2, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1, यहां पर ऑक्सीजन कितने, 4। देखने से ही लग रहा है कि समीकरण बैलेंस नहीं है। और जो समीकरण बैलेंस नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंकाल समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाल समीकरण। देखिए एग्जाम में आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि आपको जो है कंकाल समीकरण दे दी जाएगी 1 नंबर में, और आपको इसको बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है।
बैलेंस करने से पहले आप एक दो बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ये एक फॉर्मूला है NaOH, इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि आप इसको बैलेंस करने के लिए सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे Na कितने 2, तो आप सोचे कि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से नीचे यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लगाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? जैसे इस तरीके से Na को 3 या 2 इस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जो भी लिखेंगे आप उसके आगे लिखेंगे। कहां लिखेंगे? आगे। और इस तरीके से आप समीकरण को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है, ये हो गए अभिकारक, ये हो गए उत्पाद। अब इतने अभिकारकों को, जितने परमाणु हैं इसमें, इन अभिकारकों को हमें किसके बराबर करना है? उत्पाद के बराबर करना है। तो इन ग्रुप्स को पहले आप लिख लीजिए। देखिए Na सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सोडियम कितना है यहाँ पर? 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 1। ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, आप इनकी संख्या लिख दीजिए। H2SO4, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये आपने रिएक्टेंट वाले भाग लिख दिए। इसी तरीके से आप यहां पर क्या लिख दीजिए? प्रोडक्ट वाले भाग लिख दीजिए। यहां पे Na कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 4। ठीक है, आपने ये वाला भाग लिख दिया। ऐसी जल वाला जो भाग है वो लिख दीजिए। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ये वाला भाग भी आपने यहाँ लिख दिया। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। अब देखिए आप यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर बैलेंस करते जाइए। सबसे पहले आप देखिए सोडियम को, Na को कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर सोडियम कितने? 2। तो आप क्या करेंगे? इसको आपको 2 करना है, तो 2 करने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। याद रखिएगा आप अकेले सोडियम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा ग्रुप है, NaOH लिखा हुआ है। यहाँ पे सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये सब साथ है। तो यहाँ पर अगर आपको सोडियम को 2 करना है तो पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये सोडियम कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन को इधर मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए। और हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करा 1 से तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2। अब ये 1 नहीं रहे, अब ये क्या हो गए? 2 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे भी सोडियम हो गए 2। अब ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 2। और नीचे तक देखिए पूरे के पूरे अभिकारक में ऑक्सीजन कहीं पर भी वो सब काउंट होंगे। यहां पर ऑक्सीजन है 2, यहां पर ऑक्सीजन है 4, यानी टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहां पर ऑक्सीजन है 4, यहां पर ऑक्सीजन है 1। अब एक बात सोचिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, 2 और 4 6 हो जाएंगे। तो अब इस पूरे ग्रुप को मैं गुणा ग्रुप में ही करना है। तो यहां पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। ठीक है, अब देखिए वापस से सोडियम 2, सोडियम 2, यहां पर ऑक्सीजन 2 और 4 6, यहां पर ऑक्सीजन 4 तो पहले ही थे और अब 2 और मिल गए, कितने हो गए? 6। यानी सोडियम और ऑक्सीजन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहां पर कितने? 2 और नीचे कितने? 2, 2 और 2 4, इधर भी 4 होने चाहिए। देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने? 4। सल्फर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। अब देखिए इस पूरे ग्रुप को आपने किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से, तो आप यहाँ लिख देंगे 2। और इस पूरे ग्रुप को आपने किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से, तो आप यहाँ लिख देंगे 2। इस तरीके से आपको समीकरण को क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, देखिए वो का वही करना है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ग्रुप वाइज लिख लीजिए। यहां पर सोडियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। ये हो गया आपका एक ग्रुप। AgNO3, यहां पर Ag कितना है? 1। N कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 3। ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। ये आपका रिएक्टेंट वाला भाग हो गया। प्रोडक्ट वाले भाग में देखिए Ag कितना है? 1। Cl कितना है? क्लोरीन 1। Na कितना है? 1। N कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 3। देखिए सोडियम 1, सोडियम 1 बराबर, क्लोरीन 1, क्लोरीन यहां पर 1, ये भी बराबर है। Ag यहां पर 1 है, Ag यहां पर भी 1 है। नाइट्रोजन 1 है, यहां पर भी 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने परमाणु अभिकारक में उतने परमाणु किसमें? उत्पाद में है।
तो ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। ठीक है, आगे देखिए एक उदाहरण को, ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, कंकाल समीकरण दे रखी है। अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो वो का वही तरीका, अभिकारक और उत्पाद। सबसे पहले लिख लीजिए अभिकारक, हम यहां पे लिख लेते हैं अभिकारक को। तो यहां पर बी है, बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2। देखिए अभी जो इन एलिमेंट्स के नाम है वो आगे आप जब आगे धातु अधातु वाला पार्ट पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट पढ़ेंगे, तब वहां पर इन सभी एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी होगी। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा Ba का मतलब क्या होता है, Cl का मतलब क्या होता है, ये हम आगे चैप्टर में सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपने लिख लिया। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब इसी तरीके से आप प्रोडक्ट वाला भाग लिख लेंगे। बेरियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक है, और ये है हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। देखिए इस तरीके से आपने पूरे का पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला भाग लिख लिया। अब देखिए बैलेंस करने का वही तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, बेरियम यहां पर कितना है 1, अब यहां पर देखिए बेरियम कितना है 1 बराबर है, क्लोरीन यहां पर 2 है, यहां पर देखिए क्लोरीन कितने हैं 1 है। तो देखिए 2 करने के लिए आप इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई, यहां तो पहले ही 2 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2। देखिए बेरियम 1, यहां पर भी 1, क्लोरीन यहां पर 2 थे, हमने इसको 2 कर दिया। देखिए हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 2, यहां पर हाइड्रोजन देखिए 2, सल्फर यहां पर 1 है, यहां पर भी सल्फर 1 है, और यहां पर ऑक्सीजन 4 है, और यहां पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो कहने का मतलब है कि आपने इस पूरी इक्वेशन में HCl को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और ये पूरी की पूरी समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखिए बैलेंसिंग करना दिखता बहुत कठिन है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से बैलेंसिंग होगी, लेकिन अगर आपने इस तरह के 8-10 इक्वेशन को बैलेंस कर लिया तो आपको ये बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। अभ्यास करेंगे बहुत आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल आपको समझना है और इस तरीके से ग्रुप वाइज लिखना है, और इन अंकों को, इन परमाणुओं को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है। अब इस दोनों ग्रुप को हम यहां पर लिख लेते हैं। जैसे कि यहां पे कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ये पहला ग्रुप हो गया। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप लिख लेते हैं ऑक्सीजन का, कितने हैं यहां पर 2। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट वाला ग्रुप लिख लेते हैं। यहां पर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, लिख लिया। और ऐसे ही जल वाला ग्रुप लिख लेते हैं। हाइड्रोजन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहां पर 1। पहली स्टेप में हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों ग्रुप के एलिमेंट को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहां से चलिए, यहां पर कार्बन है 3, यहां पे कार्बन है 1, तो 3 यहां पे करने हैं हमें, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ग्रुप को 3 से। याद रखिएगा मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप को होगा, ऐसा नहीं कि आप कार्बन से मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो यहां पर आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहां पे कार्बन हो गए अब आपके 3, और पहले से 2 ऑक्सीजन थे, 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितने हो गए 6। ठीक है, देखिए कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन यहां पर 8 है, और यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितने 2। अब सिंपल सी बात है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी कितने होंगे 4। पहले 1 थे, 4 से 1 गुणा हुआ 4 हो गए। देखिए कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 हो गए। अब यहां देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 4 10 ऑक्सीजन है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको क्या करने हैं 10 ऑक्सीजन करने, और 10 ऑक्सीजन करने के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और जैसे ही आप 5 से गुणा करेंगे ये ऑक्सीजन हो जाएंगे 10। देखिए यहां पर कार्बन 3 3, हाइड्रोजन 8 8, और ऑक्सीजन 10, 6 और 4 10। जिनसे मल्टीप्लाई किया है उन अंकों को इस समीकरण में लिख दीजिए। ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 3, और यहां पर आ जाएगा 4। बैलेंसिंग करना बहुत आसान है, 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो प्रश्न किसी भी तरीके से आपका गलत नहीं होगा। बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि एक बात